नमस्कार दोस्तों, द्रोणाचार्य एकेडमी की करंट अफेयर्स टुडे क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 31 मई 2020 है और हम आज फिर आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास एक नए विचार के साथ। आज का विचार है, कमज़ोर लोग ठोकर खाकर बिखर जाते हैं, लेकिन कोशिश करने वाले ठोकर खाकर एक इतिहास रच देते हैं। वीक पीपल स्टम्बल एंड फॉल, बट हु ट्राइज टू कंप्लीट द एम देन मेक्स हिस्ट्री। बच्चों, कभी भी ऐसा लगे कि आज आपकी हार हो गई है, तो उस हार के चक्कर में आने वाले समय में अपने प्रयासों को करना ना छोड़ें, क्योंकि कमज़ोर लोग हमेशा, ये कमज़ोर लोगों की खासियत है या कमज़ोर लोगों की हम पहचान भी कह सकते हैं, वो ठोकर खाकर बिखर जाते हैं, आगे प्रयास नहीं कर पाते, इतने ज़्यादा टूट जाते हैं कि आगे प्रयास करने की उनमें क्षमता ही नहीं आ पाती। तो याद रखिएगा, जो ठोकर खाकर भी गिर जाता है और फिर बाद में अगेन उठता है और फिर कोशिश करता है, फिर ठोकर खाता है, फिर गिरता है और फिर उठता है और फिर कोशिश करता है, तो जो कोशिश करता ही जाता है तो वो आगे जाकर एक इतिहास रच देता है, जिसे फिर हम बाद में एक इतिहास के रूप में उसको पढ़ते हैं। चाहे आप किसी भी एक महान व्यक्ति को ले लीजिए, उसके पूरे जीवन काल में जब आप उसकी जीवनी को पढ़ेंगे तो आप यही चीज़ वहाँ पाएंगे कि बार बार ठोकर खाकर भी वो व्यक्ति अपनी कोशिशों में लगा रहा, अपने प्रयासों में लगा रहा निरंतर। उसने कभी भी अपनी हार नहीं मानी और इस कारण से हम उसे इतिहासों में पढ़ते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा फर्स्ट करंट अफेयर है, नेम द फेमस उर्दू राइटर एंड कॉमेडियन हु पास्ड अवे रिसेंटली हु वर अवॉर्डेड द पद्मश्री अवार्ड, इंडियाज़ 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन 2007। पद्मश्री अवार्ड, जो भारत का चौथा सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, 2007 में इन व्यक्ति को दिया गया था, जो एक उर्दू के लेखक हैं, हास्यकार हैं और व्यंग्यकार हैं। क्लियर? तो हमें ये बताना है, इनका भी निधन हो गया है, तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है मुज्तबा हुसैन। याद रखिएगा, मुज्तबा हुसैन का भी निधन हो चुका है। ये एक उर्दू के लेखक थे, हास्य कलाकार थे, व्यंग्यकार थे। ओके, और इनको 2007 में भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, on what subject will the Hunar Haat, the flagship program of the Ministry of Minority Affairs, we held in September 2020? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम हुनर हाट को सितंबर 2020 में किस विषय पर आयोजित किया जाएगा? याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हुनर हाट एक प्रोग्राम है जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय हर साल करता है। क्लियर? तो ये जो हाट है, इसके अंदर हाथों से बनी हुई चीज़ों को रखा जाता है और जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपने आर्ट को यहाँ दिखाते हैं। ठीक है, इसमें मिट्टी के बर्तन हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं हाथ के बने हुए, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सभी के लिए एक हुनर हाट लगाया जाता है। ओके, जो हमारी कहीं ना कहीं संस्कृति को भी बताता है, हमारे भारत की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। तो ये सितंबर 2020 में लगने वाला है और इसका जो थीम है वो थीम क्या है? तो इसका आंसर है लोकल टू ग्लोबल। दिस इज़ द थीम ऑफ दिस हुनर हाट विच वॉज हेल्ड इन सितंबर 2020। ओके स्टूडेंट्स, चलिए थोड़ा सा हम इस हुनर हाट के बारे में बात कर लेते हैं। हुनर हाट, हुनर का मतलब होता है किसी भी कला या विद्या में पारंगत, और हाट का अर्थ होता है बाजार। तो इस तरह से हुनर हाट का मतलब हुआ कि कारीगरों का बाजार, जहां उनकी चीज़ें बिकती हैं, मतलब उनकी कला, वो अपनी कला से कुछ चीज़ों को बनाते हैं और फिर उन चीज़ों को जब हम जिस जगह पर बेचते हैं उसे कहा जाता है हुनर हाट। इस हुनर हाट के जरिए देश भर के दस्तकार, शिल्पकार, खानसामे, इन सबको प्रोत्साहित किया जाता है। क्लियर? जैसे यूपी का भदोही ज़िला है, वहाँ पर कारपेट या दरी के लिए वो बहुत मशहूर है। वहाँ की दरी बहुत ज़्यादा उम्दा क्वालिटी की होती है और सबसे ज़्यादा बिकती है।
तो ये वहाँ की स्पेशलिटी है। तो इसी तरह के कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार एक हुनर हाट का आयोजन करती है। क्लियर। लेकिन बेहतर बाजार मुहैया न होने पर इन कारीगरों को उनके उच्चतम दाम नहीं मिल पाते। क्या होता है कि जब कोई कारीगर अपनी कला से किसी चीज़ को बनाता है और फिर बाद में जब उसे उसका उचित दाम नहीं मिलता तो फिर बाद में वो उस चीज़ को दोबारा नहीं बना पाता, है ना। तो ये हुनर हाट क्या करता है, ये उसे उस उत्पाद के बिल्कुल सही दाम दिलवाता है, जिससे ये सभी मजदूर या ये सभी कारीगर क्या होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं। ओके, तो इसी तरह से कई राज्यों में कारीगर नायाब चीज़ें तैयार करते हैं। ओके, सो पीएम मोदी ने हुनर हाट के बारे में बोला है कि ये योजना के माध्यम से हम कच्छ के से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक काम करने वाले सभी भारतीय कारीगरों को और शिल्पकारों को विश्व स्तरीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ये हाट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और साथ ही ये हाट उनकी मार्केटिंग करने में भी मदद करेगा। क्लियर। 2016 में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर प्रगति मैदान में लगाया गया था, जहां से इस हुनर हाट की शुरुआत हुई थी और इसे जो नाम दिया गया था वो था इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ ऑर्गेनाइज्ड वन धन योजना लेसन आफ्टर कोविड-19 इन कोलैबोरेशन विथ ट्राइफेड, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस राज्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने वन धन योजना कोविड-19 के बाद के सबक का आयोजन भारत सरकार के जनजातीय मामले मंत्रालय के ट्रिफेड्स के सहयोग से मिलकर किया है? तो हमें ये बताना है कि अभी ट्रिफेड ने मतलब भारत सरकार के जनजातीय मामला मंत्रालय जो होता है, जिसे हम ट्रिफेड कहते हैं, उसने एक राज्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के संग यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक योजना चलाई है जो है वन धन योजना कोविड-19 के बाद के सबक। तो ये कौन सा राज्य है जहां पर ट्राइफेड ने इस तरह की योजना को शुरू किया है? तो वो राज्य कौन सा है? इसका आंसर है राजस्थान। क्या आंसर है? राजस्थान। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए थोड़ा सा ट्राइफेड के बारे में पढ़ते हैं। ट्राइफेड का पूरा नाम क्या है? द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। फिर से सुनिए, द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, जबकि अप्रैल 1988 में इसने काम करना शुरू किया था। ट्राइफेड का मूल उद्देश्य है आदिवासी लोगों द्वारा जंगल से एकत्रित किया गया और उनके द्वारा बनाया गया उत्पाद बाजार में सही दामों में बिक सके। यही हमेशा उद्देश्य रहता है ट्राइफेड का। ठीक है। साथ ही गेहूं और धान की सरकारी खरीद के लिए ट्राइफेड एफसीआई यानी भारतीय खाद्य निगम के एजेंट और मोटे अनाजों, दालों और तिलहनों की सरकारी खरीद में कृषि एवं सहकारिता विभाग के एजेंट के रूप में काम करता है। मतलब ट्राइफेड क्या है, जब भी बात गेहूं और धान की आती है, उसकी सरकारी खरीद की आती है, तो ट्राइफेड एफसीआई के एजेंट की तरह काम करने लगता है। और वहीं जब बात मोटे अनाज की, दालों की, तिलहन की आती है, उसकी सरकारी खरीद की आती है, तो यही ट्राइफेड कृषि एवं सहकारिता विभाग का एजेंट की तरह काम करने लगता है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो लोग हैं उनको उनके उत्पादों के बिल्कुल सही दाम मिल सकें। क्लियर। ट्राइफेड का मुख्य कार्यालय है नई दिल्ली में, लेकिन चूँकि ट्राइफेड पूरे भारत में कार्यरत रहता है, इसलिए इसने अपने कुछ क्षेत्रीय कार्यालय बनाए हैं जो 13 हैं पूरे देश में। विभिन्न स्थानों पर 13 क्षेत्रीय कार्यालय बनाए हैं। क्लियर। ट्राइफेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की सर्वोच्च संस्था मानी जाती है। इसी के साथ ट्राइफेड जनजाति को उनके उत्पादों के मूल्य संवर्धन यानी वैल्यू एडिशन टू देयर प्रोडक्ट के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। मतलब ट्राइफेड जनजातियों को, मतलब जो जनजाति के लोग हैं, उन लोगों को उनके उत्पादों में और ज़्यादा क्वालिटी ला सकें, वो लोग और ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ा सकें, उसके लिए प्रशिक्षित भी करता है। साथ ही उत्पादों की कीमतों में उतार चढ़ाव जब होता है तो ट्राइफेड कृषि मंत्रालय से जनजातियों के लिए मुआवजे की व्यवस्था भी कराता है। तो ट्राइफेड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट
agency between government of India as well, government of India and this scheduled tribes. Okay, चलिए next question is name the Manipur initiative to be included among the top 10 global initiatives for the inclusive battle to combat the COVID-19 pandemic, which has been listed by the United Nations Secretary General on Youth. कोविड-19 महामारी से निपटने की समावेशी लड़ाई में शीर्ष 10 पहलों को में शामिल किए जाने पर मणिपुर की पहल का नाम बताइए और जिसे यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ऑन यूथ द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। मतलब कोविड-19 के लिए आप सभी लोग जानते हैं पूरे विश्व में लड़ाई चल रही है उससे निपटने के लिए, तो ऐसे 10 पहलों को यूनाइटेड नेशन ने ऐसी टॉप 10 जो पहल की गई थी, जो टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव्स लिए गए उनको उन्होंने छांटा है और उस लिस्ट में एक इंडिया की इनिशिएटिव को भी चूज़ किया गया है। और वो इनिशिएटिव किसका है? मणिपुर का। मणिपुर में ये इनिशिएटिव अभी लागू किया गया था, ठीक है। तो वो जो वैश्विक पहलों में जो पहल भारत की तरफ से चुनी गई है, हमें उसका नाम बताना है। तो उसका नाम क्या हो सकता है? सुरक्षा है, खुडोल है, अभिमान है, स्वाभिमान है, मयूर है। तो इसमें आंसर आपका होगा खुडोल। ओके, सो चलिए खुडोल के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। मणिपुर की खुडोल पहल को कोविड-19 महामारी से निपटने की समावेशी लड़ाई के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में सूचीबद्ध किया गया है और इस पहल को 10 वैश्विक पहलों में शामिल कर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ऑन यूथ द्वारा इनका चुनाव किया गया था। क्लियर? मतलब जो यूनाइटेड नेशन में जो सेक्रेटरी जनरल है यूथ के लिए, उसके द्वारा ये चुनाव की गई हैं 10 वैश्विक पहलों को। इसमें से खुडोल पहल को इम्फाल स्थित एक एनजीओ है या अल, इसके द्वारा शुरू किया गया था। खुडोल को मणिपुर की राजधानी इम्फाल में एक एनजीओ है या अल करके, उस एनजीओ ने इसे शुरू किया था। अब खुडोल है क्या? तो खुडोल पहल के जरिए LGBT समुदाय को, HIV से प्रभावित लोगों को, दैनिक मजदूरी कमाने वाले लोगों को, बच्चों और किशोरों के भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता आवश्यकताओं की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा रहा है। मतलब इस पहल के तहत जो LGBT समुदाय है, जो HIV प्रभावित लोग हैं, जो दैनिक मजदूरी करते हैं, जो बच्चे हैं, जो किशोर हैं, उन सभी के भोजन की, स्वास्थ्य की और स्वच्छता की आपूर्ति की जाए, ये सुनिश्चित कर रहा है ये एनजीओ। ओके, और ये सभी काम इस पहल के अंतर्गत किए जा रहे हैं। ये लोगों द्वारा जुटाए कोष वाली पहली पहल है जिसने लगभग 2000 परिवारों और व्यक्तियों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 100 स्वयंसेवकों का एक नेटवर्क तैयार किया है। इस पहल के अंतर्गत 100 स्वयंसेवक एक साथ इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने किसी से पैसे नहीं लिए हैं, उन्होंने खुद पैसे जुटाए हैं। लोगों ने या उन्हें अपनी मर्ज़ी से दान दिया है या उन्होंने अपनी तरफ से वो पैसा लगाया है। तो इस तरीके से लोगों द्वारा जुटाया गया कोष, किसी गवर्नमेंट से कोई कोष नहीं लिया गया, यहाँ जो भी पैसा लिया गया है वो लोगों ने आपस में जुटाया है। तो इसीलिए ये लोगों द्वारा जुटाई कोष वाली पहली पहल है और इसमें लगभग 2000 परिवारों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा किया गया है। या इम्फाल क्या है? या इम्फाल एक एनजीओ है और ये 2017 में मानसिक स्वास्थ्य कार्यशालाओं के आयोजन के लिए स्थापित किया गया था। क्लियर? इसके संस्थापक का नाम है सदम हंजबम। ओके, और युवाओं के लिए जो संयुक्त राष्ट्र का दूत है इस समय, मतलब संयुक्त राष्ट्र में एक दूत बनाया गया है, एक एम्बेसडर बनाया गया है, किसके लिए? यूथ के लिए। तो उनका नाम क्या है? श्रीलंका के जयथमा विक्रम नायके। ओके, तो ये हैं संयुक्त राष्ट्र में युवाओं के लिए दूत। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द e-conclave ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज वॉज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड ऑन विच सब्जेक्ट? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग का e-conclave हाल ही में किस विषय पर आयोजित किया गया है, ये बताना है हमको। तो इसका आंसर है वैसे बिजनेस कंटिन्यूटी फॉर MSMEs इन डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर। ओके,
इसका आंसर ये है। क्लियर। लेकिन हम थोड़ा सा एमएसएमई के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है एमएसएमई में? माइक्रो स्मॉल मिनी एंटरप्राइजेज है इसका फुल फॉर्म। और माइक्रो का मतलब वो कंपनीज, ये माइक्रो उद्योग बहुत छोटी संस्थाएं हैं और इस विनिर्माण व्यापार के अंतर्गत संयंत्र और मशीनरी में कम से कम 1 करोड़ तक का निवेश किया जा सकता है, जिसका टर्नओवर 5 करोड़ होना चाहिए। ऐसी कंपनियां माइक्रो कंपनीज या सूक्ष्म उद्योगों में आती हैं। लघु उद्योग यानी कि स्मॉल स्मॉल उद्योग। क्लियर। तो स्मॉल एंटरप्राइजेज कौन सी हैं? ये भी छोटे ही होते हैं और इनके अंदर जो संयंत्र और मशीनरी में जो निवेश होता है वो होता है 10 करोड़ का, और इसका जो टर्नओवर है वो कम से कम 50 करोड़ तक होना चाहिए बस। क्लियर। तो ऐसे उद्योग लघु उद्योगों में आते हैं। इसके बाद हम मध्यम उद्योगों की बात करते हैं जो मिनी एंटरप्राइजेज कहलाते हैं। इनमें संयंत्र और मशीनरियों में, मतलब जो वहाँ पर आप मशीनरी लगा रहे हैं, जो प्लांट बना रहे हैं, उन सब में जो इन्वेस्टमेंट है वो 20 करोड़ का होना चाहिए केवल, और जो इसका टर्नओवर आएगा वो 100 करोड़ कम से कम होना चाहिए, तब वो एंटरप्राइजेज मध्यम उद्योग में आती है। तो ये है आपका MSME। क्लियर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। MSME मतलब माइक्रो स्मॉल मिनी एंटरप्राइजेज। क्लियर स्टूडेंट्स। MSME एंटरप्राइजेस का जो MSME हमारा जो मिनिस्ट्री है, इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ज़्यादा से ज़्यादा उनको आगे बढ़ने के लिए उनकी मदद करना। क्लियर। तो ये है मेन MSME का काम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑन विच डे वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड? हाल ही में वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे मनाया गया था, तो वो कब मनाया गया था? आंसर है आपका 29 मई। 29 मई में हमने वर्ल्ड डाइजेस्टिव डे को मनाया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फीफा ने किसके साथ मिलकर सेफ होम अभियान लॉन्च किया है? क्लियर। तो इसने फीफा ने, यहाँ थोड़ा सा इसको मत देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन इंग्लिश में गलत लिख दिया है मैंने, हिंदी का है ये क्वेश्चन। हाल ही में फीफा ने किसके साथ मिलकर सेफ होम अभियान लॉन्च किया है? सेफ होम अभियान किसने जो फीफा ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर लॉन्च किया है? तो आंसर है WHO। WHO के साथ मिलकर फीफा ने सेफ होम अभियान को लॉन्च किया है। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ मैथिली वीरांगना? मैथिली वीरांगना के नाम से किसे जाना जाता है, या किसे इसकी उपाधि अभी दी गई है हाल ही में? तो इसका नाम है ज्योति कुमारी। आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, ये एक लड़की, ये एक बालिका है, ये एक लड़की है, इसे आपने बहुत न्यूज़ में देखा होगा। लॉकडाउन में बीमार पिता को साइकिल पर बैठाकर हरियाणा से गुरुग्राम या गुड़गांव तक लाई ये बच्ची। ये 1200 किलोमीटर चलाकर लाई है साइकिल, है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है? ये इसका नाम है ज्योति कुमारी और इसे मैथिली वीरांगना की उपाधि दी गई है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये हरियाणा से गुड़गांव होती हुई दरभंगा पहुंची है, मतलब टोटल इसने 1200 किलोमीटर साइकिल चलाई है, और केवल अपने बीमार पिता को वापस घर लाने के लिए। इसलिए इस भारत की बेटी को एक उपाधि दी गई है जो है मैथिली क्या है बेटा? मैथिली वीरांगना। ओके, मैथिली वीरांगना नाम से इसे उपाधि दी गई है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 13 मई? 30 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? आंसर है इसमें गोवा का स्थापना दिवस 30 मई को बनाया गया था। तो चलिए थोड़ा सा हम गोवा के बारे में पढ़ लेते हैं। इस दिवस का आयोजन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के अवसर पर किया जाता है। साथ ही 30 मई 1987 को तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा गोवा को आधिकारिक तौर पर भारत का 25वां राज्य घोषित किया गया था। ओके, मतलब 30 मई 1987 को तत्कालीन प्रधानमंत्री ने आधिकारिक तौर पर गोवा को 25वां राज्य घोषित कर दिया था।
इससे पहले एक केंद्र शासित प्रदेश था। क्लियर। अब गोवा की राजधानी पणजी है। यहाँ मोस्टली कोंकणी भाषा बोली जाती है। इसके साथ यहाँ हिंदी, मराठी, अंग्रेजी और कन्नड़ भी बोली जाती है। क्लियर। गोवा में जो ये आप मैप में भी देख सकते हैं, गोवा जो है, गोवा भारत के साउथ वेस्ट एरिया में पड़ता है। क्लियर। अरेबियन सी इसके मतलब अरेबियन सी के तट पर ये गोवा मतलब यहाँ पर आपको मिलेगा गोवा। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ के गवर्नर की। तो यहाँ पे गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक, चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत, बीजेपी के। यहाँ पर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है और मतलब एक ही विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। और विधानसभा भी यहाँ 40 सीट की है। राज्यसभा में गोवा की 1 सीट है और लोकसभा में 2 सीटें हैं। साथ ही यहाँ का जो हाई कोर्ट है गोवा में नहीं है, बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट को ही गोवा की बेंच, मतलब जो गोवा की बेंच है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में ही सारी इसकी जो सुनवाइयाँ हैं, गोवा के जितने भी मामलों की सुनवाइयाँ हैं वो मोस्टली बॉम्बे हाई कोर्ट में ही की जाती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ विच वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर हैज़ बीन सेंट बाय द इंडियन वेट लिफ्टर एसोसिएशन फॉर द अर्जुन अवार्ड। हाल ही सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है बेटा, ये क्वेश्चन इसे क्वेश्चन को मत देखिएगा, हिंदी वाला क्वेश्चन है यहाँ। हाल ही में तमिलनाडु के आर षणमुखम का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से थे? आर षणमुखम का निधन अभी हो चुका है हाल ही में। इनका हमें क्षेत्र बताना है किस क्षेत्र से थे। तो इनका क्षेत्र है, ये फुटबॉल प्लेयर थे, एक खिलाड़ी थे और फुटबॉल खेलते थे। क्लियर। तो एक फुटबॉल खिलाड़ी थे आर षणमुखम, तमिलनाडु के। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर इज़ अ न्यूज़, एक्चुअली ये एक न्यूज़ है तो मैंने इसे डायरेक्ट न्यूज़ की तरह ले लिया है। क्या है न्यूज़? देखिए, लॉन्ग डिस्टेंस रनर किरणजीत कौर हैज़ बीन सस्पेंडेड अ 4-year बैन बाय वर्ल्ड एथलेटिक एंटी डोपिंग बॉडी। लंबी दूरी की धावक किरणजीत कौर को विश्व एथलेटिक्स की एंटी डोपिंग संस्था ने 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। ये एक लंबी दूरी की धावक है, एक लंबी दूरी की दौड़ करती हैं, नाम है किरणजीत कौर, और इन पर विश्व एथलेटिक्स यानी कि वर्ल्ड एथलेटिक्स एसोसिएशन ने क्या किया है? 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। कारण क्या था? इनके जो ब्लड सैंपल में कुछ बैंड सब्सटेंस आ गए थे। ओके, ये पॉजिटिव आई थी इनकी रिपोर्ट और इसीलिए इनको क्या किया गया? इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। क्लियर। इन्होंने टाटा स्टील कोलकाता का 25,000 का एक प्राइज़ भी जीता था जिसे इनसे वापस ले लिया गया है इसके बाद। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ा सा हम वर्ल्ड एथलेटिक के बारे में भी देख लेते हैं। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन इसका वर्तमान नाम है, पहले से वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जाना जाता था, अभी इसे IAAF के नाम से जाना जाता है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 17 जुलाई 1912 में, 17 जुलाई 1912 एंड हेडक्वार्टर है इसका मोनाको में। साथ ही यहाँ के प्रेसिडेंट हैं सेबेस्टियन कोई जो इंग्लैंड के हैं। क्लियर। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन के प्रेसिडेंट का नाम है सेबेस्टियन को जो इंग्लैंड के निवासी हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो अ न्यूज़। विप्रो लिमिटेड हैज़ अपॉइंटेड थियरी डेलापोर्टे एज इट्स न्यू CEO एंड MD। थियरी डेलापोर्ट को विप्रो कंपनी ने अपना नया CEO और MD नियुक्त कर दिया है। ये एक्चुअली पहला नॉन इंडियन होगा जो एक इंडियन IT सर्विस कंपनी का CEO और MD बनेगा। ओके, ही इज़ द फर्स्ट नॉन इंडियन टू हैड अ होम ग्रोन IT सर्विस कंपनी। ओके, डेलापोर्टे हु विल टेक ओवर अ CEO एंड MD ऑन July 6 रिप्लेसिंग इनकम्बेंट अबिदली निमचवाला।
तो ये अबिदाली निमचवाला का जगह लेने वाले हैं। पहले जो CEO और MD थे वो थे अबिदाली नीमचवाला। ओके, सो समझ में आ गया। विप्रो कंपनी के नए CEO और MD का नाम क्या है? थियरी डेलापोर्ट, और ये एक फर्स्ट नॉन इंडियन है जो होम ग्रोन IT सर्विस कंपनी के CEO और MD बनेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस गोपाल कृष्ण हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल सेक्रेटरी इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी PMO में एस गोपाल कृष्णा एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किए गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर इनका नियोजन हुआ है। ओके, एस गोपाल कृष्णा, क्लियर है। ये तमिलनाडु के IAS ऑफिसर थे पहले। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इनके बारे में एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा। एस गोपाल कृष्णा इससे पहले क्या डायरेक्टर जनरल थे ESIC यानी एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो एक संस्था है, जो एक इंस्टीट्यूट है हमारा, ठीक है, इसके ये डायरेक्टर जनरल रहे हैं एस गोपाल कृष्णा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रशिया हैज़ होस्टेड द मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ टैक्स अथॉरिटीज़ ऑफ ब्रिक्स कंट्री। रूस ने ब्रिक्स देशों के कर प्राधिकारियों की बैठक की मेज़बानी की है। आप सभी को पता है इस साल ब्रिक्स की जो मेज़बानी का जो कार्यभार है वो रशिया के ऊपर है। रशिया को ये मीटिंग करवानी थी, लेकिन कोविड-19 के चलते ये मीटिंग हो नहीं पाई। ये मॉस्को में होने वाली थी, मॉस्को में शेड्यूल्ड थी ये मीटिंग, बट कोविड-19 के कारण कोई भी मॉस्को नहीं जा पाया, इसलिए ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे की गई। और यहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व किया फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे ने। ओके, फाइनेंस सेक्रेटरी, आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन, और वहीं हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं अजय भूषण पांडे। और फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए एक आपको बात पता होना चाहिए कि 1 रुपये के नोट पर फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है। ओके, और 1 रुपये के बाद वाले जितने नोट होते हैं उन सब पर गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। तो ये एक पद एक थोड़ा इम्पोर्टेंट पद भी है। तो बस इतना ही अभी हमको यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक्चुअली एक न्यूज़ है। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत हैज़ इनॉग्रेटेड द मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना फॉर रिटर्निंग माइग्रेंट्स। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, क्लियर। अभी आपको पता है हमारे मध्य प्रदेश में भी एक रोजगार सेतु करके योजना चलाई गई है ना। ये भी श्रमिकों के लिए है जो वापस घर लौट रहे हैं, और सेम उत्तराखंड ने भी इन प्रवासी मजदूरों के लिए ये योजना चलाई है। तो चलिए थोड़ा सा हम उत्तराखंड के बारे में पढ़ते हैं। उत्तराखंड की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो इसको मान्यता दी गई थी राज्य की, वो थी 9 नवंबर 2000 में। साथ ही यहाँ की जो कैपिटल है वो विंटर की देहरादून है, और समर की अभी बनाई गई है। समर की जो कैपिटल है वो है गैरसैंण। ओके, गैरसैंण। इसके बाद यहाँ के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर, और चीफ जस्टिस यहाँ के हैं रमेश रंगनाथन। मुख्यमंत्री हमने पढ़ी लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत। ओके, यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है 70 सीटों की। साथ ही राज्यसभा में ये 3 सीटों के लिए 3 सीटों पर प्रतिनिधित्व करते हैं, और लोकसभा में 5 सीटों के लिए। ओके, तो राज्यसभा में इसकी 3 सीटें हैं और लोकसभा में 5 सीटें हैं। तो ये सब कुछ हमने थोड़ा उत्तराखंड के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट न्यूज़ इज द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइन लोन एग्रीमेंट ऑफ $177 मिलियन टू अपग्रेड रोड्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में सड़कों के उन्नयन के लिए $177 मिलियन का एक समझौता किया है। मतलब ADB से जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के लिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने एक लोन लिया है $177 मिलियन का, ताकि महाराष्ट्र की रोड्स को थोड़ा अपग्रेडेड किया जा सके। क्लियर। तो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एक्चुअली, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं हम। पिछले लेसन में हमने एक क्वेश्चन आपको दिया था
ये क्वेश्चन था कि ये एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जो इंडिया हाउस नामक राष्ट्रवादी संस्था से जुड़े थे और इन्होंने अभिनव भारत और फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी और साथ ही 1910 में इनको क्रांतिकारी समूह इंडिया हाउस के साथ संबंधों के चलते गिरफ्तार किया गया था। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी और महात्मा गांधी की तीखी आलोचना भी की, साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध भी किया था। तो हमें ये बताना है ये सब बातें किस व्यक्ति को संदर्भित की जाती हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, विनायक दामोदर सावरकर और लाला लाजपत राय। तो मुझे इसका आंसर आपने बताना था, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा विनायक दामोदर सावरकर। ओके स्टूडेंट्स, विनायक दामोदर सावरकर वो व्यक्ति थे। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ये एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, वकील, लेखक, समाज सुधारक और हिंदू दर्शन के सूत्रधार थे। सावरकर इंडिया हाउस नामक राष्ट्रवादी संस्था से जुड़े थे और उन्होंने अभिनव भारत और फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी। साथ ही 1910 में सावरकर को क्रांतिकारी समूह इंडिया हाउस के साथ संबंधों के चलते गिरफ्तार किया गया था। 1923 में इन्होंने हिंदुत्व शब्द की व्याख्या की तथा भारत केवल उन्हीं लोगों का है जो हिंदू पितृभूमि और पवित्र भूमि मानते हैं। जो भारत को पितृभूमि या पवित्र भूमि मानते हैं, ये भारत केवल उन लोगों का है, ऐसा कहा था विनायक दामोदर सावरकर ने, या जिन्हें हम वीर सावरकर भी कहते थे। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद वीर सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक हिंदुत्व में द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी टू नेशन थ्योरी का प्रतिपादन भी किया। इसमें उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के लिए दो अलग अलग राष्ट्रों की बात भी कही और 1937 में हिंदू महासभा ने एक संकल्प के रूप में इसे पारित भी कर दिया था। कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी और महात्मा गांधी की तीखी आलोचनाएं भी की, साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध भी किया। बाद में भारत के विभाजन पर कांग्रेस की स्वीकृति पर आपत्ति जताई और उन्होंने एक देश में दो राष्ट्रों के सह अस्तित्व का प्रस्ताव रख दिया था। तो ये जो आंसर है वो आंसर क्या है? विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, तो आज की ये क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं एंड आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे घर पर और आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए भी तैयार हो रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास के लिए। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और न्यू वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक।